बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो कि है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे यानी सदर के बारे में, हेड ऑफ़ स्टेट यानी सदर या प्रेसिडेंट, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट यानी वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और फिर उसके बारे में हम अपने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ अ फेडरल स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ये पावर्स जो हैं या इख्तियारात जो हैं वो सूबों यानी प्रोविंसेस और मरकज़ यानी सेंटर में तकसीम हुए हैं। और हर सेंटर हो या फिर सूबाई हुकूमतें यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनको राइट्स मिले हैं उसके मुताबिक वो काम करते हैं, ठीक है। मुल्क का हेड यानी हेड ऑफ़ स्टेट या मुल्क का सरबराह जिसको जो है जिसको ये टाइटल मिला है वो है सदर मुमलिकत, जबकि हेड ऑफ़ गवर्नमेंट या हुकूमत का सरबराह जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म कहलाता है, ठीक है। वज़ीर आज़म जो है उसकी मदद के लिए कैबिनेट होता है। एवरी फेडरल मिनिस्टर हैज़ कंट्रोल ओवर वन और मोर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एट द नेशनल लेवल फॉर लॉ मेकिंग मजलिस शूरा होता है जिसके 2 हाउसेस होते हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट, ठीक है। मजलिस शूरा जो है मजलिस शूरा हमारा लॉ मेकिंग बॉडी है फॉर लॉ इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉ मेकिंग हमारा मजलिस शूरा होता है। Government are comprised of three main organs. Composition of these three organs under the Constitution of 1956 of the Islamic Republic of Pakistan is based on the following lines, ठीक है। फॉलोइंग जो हमारे स्लाइड्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि इनके ये 3 ऑर्गन्स फिर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारा है द प्रेसिडेंट या सदर मुमलिकत जो कि हेड ऑफ़ स्टेट होता है। सबसे पहले इनकी अथॉरिटीज़ पे हम आ जाएं। अथॉरिटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ स्टेट और प्रेसिडेंट इंजॉय करता है द प्रोटोकॉल ऑफ बीइंग द हाईएस्ट ऑफिस बेयरर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब इसके लिए हमारी कुछ शराइत है कि कौन जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रेसिडेंट के लिए कुछ जो शराइत हैं उन शराइत में प्रेसिडेंट या सदर के लिए जो शराइत है उसमें सबसे पहले है कि ही शुड बी अ मुस्लिम, वो मुसलमान हो। ही शुड बी अबव 45 years of age and he should be eligible to contest election for the office of president। यानी सबसे पहले वो मुसलमान हो, उसकी उम्र 45 साल से कम ना हो और वो कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होने की अहलियत रखता हो। सदर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ जाते हैं या प्रेसिडेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ जाते हैं उसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि वफाक के आला तरीन इंतज़ामी इख्तियारात सदर मुमलिकत को हासिल है जिन्हें वो वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट के मशवरे के मुताबिक सर अंजाम देता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात या उनकी अथॉरिटीज़ हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादातर ये पढ़ेंगे कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैबिनेट यानी काबीना की तश्कील। इस सिलसिले में द हाईएस्ट पावर प्रेसिडेंट हैज़ गॉट द राइट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट invites such a person to establish the cabinet who has got the majority votes in National Assembly।
Then comes right of appointing other ministers. इसमें आ जाता है कि उसके फिर द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखें यहाँ पर जो बात की जा रही है कि द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर जिसकी हुकूमत है उसके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैन अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। देन कम्स स्पेशल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। स्पेशल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में अगर आ जाए, इसमें है प्रेसिडेंट हैज़ गॉट द राइट टू गिव ऑर्डर टू द कैबिनेट टू रिकन्सिडर एनी केस। ठीक है, खुसूसी इख्तियारात में या स्पेशल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में आ जाता है कि सदर किसी भी मसले पर कैबिनेट को जो है दोबारा गौर करने का हुक्म दे सकता है। इनमें ऐसे मामलात भी शामिल है जिन पर फैसला वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर ने पहले से किया हो लेकिन वो कैबिनेट में ज़ेर बहस ना आया हो। सदर अपने फ़राइज़ की बजावावरी के सिलसिले में किसी भी मामले पर वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर से मशवरा तलब कर सकता है, लेकिन वो इनके मशवरे का पाबंद नहीं होगा। देन कम्स अपॉइंटमेंट्स या तकर्रुरियाँ। अब सदर के जो अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं तो उसमें है कि प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपॉइंट सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एंड अदर फेडरल मिनिस्टर्स। ठीक है, ही कैन अपॉइंट द एम्बेसडर्स फॉर अदर कंट्रीज़। एम्बेसडर्स जो अलग कंट्रीज़ के लिए अपॉइंट करता है वो इसमें आ जाता है। एम्बेसडर्स क्या, जो दूसरे ममालिक में सफ़ीरों का तकर्रुर होता है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आला अदालतों के जजों का तकर्रुर भी सदर के अहम तरीन इख्तियारात में से हैं। अब इसमें आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द 17th अमेंडमेंट, ठीक है, 17th अमेंडमेंट ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, उसमें है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एंड द 3 आर्मी चीफ्स ऑन द advice of prime minister। तो on the advice of prime minister or after the dissolution of national assembly, the president can establish a caretaking cabinet। power related to law making। अब ये पावर्स जो है ये आर्टिकल 56, 75 और 58 में हैं कि प्रेसिडेंट के कुछ इख्तियारात ऐसे हैं अबाउट लॉ मेकिंग। तो इसमें है कि लॉ मेकिंग इज़ एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट आफ्टर मेकिंग लेजिस्लेटिव यानी मजलिस शूरा जो है वो अप्रूव्ड करता है इसको। प्रेसिडेंट की अप्रूवल उसके लिए ज़रूरी है। प्रेसिडेंट हैज़ गॉट द पावर टू कॉल द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव यानी मजलिस शूरा, या फिर President on the advice of Prime Minister can dissolve the National Assembly। The dissolution of National Assembly जो है उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि from 1973 to 1977 it could be dissolved on advice of Prime Minister। फिर from 1985 till 1977 the President could dissolve it in his own discretion in pursuance of आर्टिकल 58(2)(b। अब ये 58(2)(b आर्टिकल जो है इसको अगर आप देखें तो अक्सर जो है हम इसके बारे में बोलते हैं कि आर्टिकल 58(2)(b यानी आर्टिकल 58 का जो सब आर्टिकल 2 है और उसका जो इसका आर्टिकल 58 का क्लॉज 2 और उसका सब क्लॉज B जो है वो हमेशा अमेंडमेंट के उसमें रहता है, नरगे में रहता है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रॉम 1973 टू 1977 इट कुड बी नेशनल असेंबली कुड बी डिसॉल्व ओनली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फ्रॉम 1985 टिल 1977 द प्रेसिडेंट कुड डिसॉल्व इट इज इन ओन डिस्क्रिशन इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 58(2)(b। फिर in 1997 the same clause of the constitution was deleted through 13th constitutional amendment।
With imposition of martial law in 1999, the discretionary dissolution power was restored and President once again got the power to dissolve it. Musharraf, however, included a condition that in case of dissolution, the matter will be referred to Supreme Court, whose decision will be final. Thereafter, the 18th Constitutional Amendment Act 2010, once again dissolution of the Assembly was confined to the advice of the Prime Minister. ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा जुडिशल पावर्स। जुडिशल पावर्स जो है उसकी तरफ आ जाए तो प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द ऑल द हाई कोर्ट्स। He can take advice from provincial governors while appointing high court judges. He has the right to reduce punishment or to forgive any type of punishment given by courts. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर द प्रेसिडेंट यानी इस आर्टिकल एक आर्टिकल है आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 5 कहता है द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, reprieve and respite and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority. फिर इसके अलावा द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ जजेस आफ्टर अ लिस्ट इज फाइनलाइज्ड बाय जुडिशियल कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी। पावर ऑफ प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस। अब प्रेसिडेंट के पावर ऑफ प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंसेस में आ जाता है कि हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हक देता है, वो इख्तियारात देता है प्रेसिडेंट को कि ही कैन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा से कह रही हूँ, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसिंग having the force of law if the National Assembly is not in session. An ordinance issued by the President has the force of law for a period of 4 months. The President may abrogate an ordinance or make it as a piece of law. After approval by the Parliament, an ordinance has the same force as the law passed by the Parliament through normal procedure. The President has the authority to hold referendum to an issue of national importance. यानी सदर जो है, सदर के पास अदालती इख्तियारात भी हैं, कानून साजी से मुतल्लिक़ इख्तियारात भी हैं, खुसूसी इख्तियारात भी है, तकर्रुरियाँ भी कर सकता है और इंतज़ामी और काबीना तश्कील देने के भी इख्तियारात हैं। अब आते हैं हम प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। अब वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आज़म को काबीना में इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉट द प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है, प्राइम इम्पोर्टेंस और मेन पोजीशन इन द कैबिनेट। He is the important advisor of the president. Therefore, the entire administrative machinery of the government revolves around him. On one side, he is the caretaker of the entire administration, and on the other hand, he is a national guide for the parliament. सबसे पहले है लीडर ऑफ द कैबिनेट। लीडर ऑफ द कैबिनेट की तरफ हम आ जाएं तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर इज़ लीगली बाउंड टू सिलेक्ट 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट फ्रॉम द नेशनल असेंबली। अब इसका हम देखें तो वज़ीर आज़म जो है वो काबीना का सरबराह होता है और कौमी असम्बली में अक्सरियत जमात का कायद होने के सबब वज़ीर आज़म को कायद ईवान की हैसियत हासिल होती है। ठीक है, तो वज़रा और उनके मुतल्लिक वो काबीना की तश्कील के सिलसिले में वज़रा की फहरिस्त तैयार करके, उनका लिस्ट तैयार करके सदर के अप्रूवल के लिए पेश करता है
और फिर वज़रा यानी मिनिस्टर्स और इनके जो शोबे हैं या सेक्टर्स हैं या इनके मुतल्लिका शोबों की निगरानी और उनके माबीन जो कोऑर्डिनेशन होती है ये बरकरार रखने की ज़िम्मेदारी भी प्रेसिडेंट के पास होती है। नाउ कम्स एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी बतौर कायदे ईवान। बतौर कायदे ईवान अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज़ लेस पावरफुल इन प्रैक्टिस। ठीक है। ऑल द ऑर्डर्स पास्ड बाय द प्रेसिडेंट शुड बी काउंटर साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म। अब इस हैसियत से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पॉलिसी से मुतल्लिक अहम ऐलानात और बयानात जारी करता है। कौमी असम्बली में जो मुख्तलिफ उमूर तय करने के सिलसिले में वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या अपोजिशन से भी राब्ता बरकरार रखता है। अब आता है सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है, कैबिनेट जो कि काबीना है, जो कि वज़ीर आज़म का अपना ग्रुप होता है या अपनी टीम होती है, उनके बीच में सोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर को सदर और कैबिनेट के माबीन राब्ता भी बरकरार रखना होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ऑल द अथॉरिटीज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, बट इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के वो गाइड करे प्रेसिडेंट को टू यूज़ हिज पावर्स इन इफेक्टिव and useful manner. No doubt every minister acts as the executive head of one or more of the government departments and therefore they have got the accent to reach the president, but practically it is the responsibility of prime minister कि वो president और उसके cabinet के बीच में coordination रखें। अब आ जाता है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, हमारा लेजिस्लेटिव मींस द लॉ फॉर्मिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, या फिर हमारा जो है जो आइन बनाता है, जो लॉज बनाता है, जो कवानीन बनाता है। इसमें अगर हम देखें आइन के मुताबिक मुल्क का आला तरीन जो कानून साज इदारा है वो मजलिस शूरा है और इसके दो हाउसेस हैं यानी दो ईवान हैं। सबसे पहले है सेनेट, द अपर हाउस यानी ईवान बाला। ठीक है, इसको हम ईवान बाला कहते हैं। सेनेट में जो कुल नशिस्तों या कुल सीट्स की तादाद जो होती है वो 104 होती है। इसमें चारों सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाती है। सेनेट जो है उसमें 104 सीट्स होती हैं और इनमें जो है तमाम सूबों को सीट्स जो हैं वो इक्वली इनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेनेट जो होता है दिस हाउस रिप्रेजेंट द प्रोविंसेस एंड नॉट द पीपल। ठीक है, इसमें आम नशिस्तें जो होती हैं यानी कॉमन सीट्स जो होती हैं वो हर एक सूबे को 14 सीट्स मिली होती हैं। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 56। ठीक है, 4 सूबे हैं, 14 सीट तो वो 56 हो गई। फाटा यानी द रीजन्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, उनकी 8 सीट्स हैं। वफाकी दारुल खिलाफा यानी फेडरल कैपिटल की जो है इस्लामाबाद की, इनकी 2 सीट्स हैं। ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, ठीक है, ख़वातीन की जो रिज़र्व सीट्स हैं वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4। हर एक सूबे को में से 4 सीट्स जो हैं वो फीमेल के लिए रिज़र्व्ड हैं। तो ये हो गए 4 4 16 यानी 4 सीट्स हैं हर एक सूबे के और 4 सूबे हैं। वफाकी दारुल खिलाफत से जो ख़वातीन की सीट्स हैं यानी इस्लामाबाद से जो सीट हैं वो 1 है। टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हर सूबे को 4 मिली हैं तो वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। और फिर सेंटर को जो टेक्नोक्रेट्स की 1 सीट मिली है
इसके अलावा जो है अक़लियतों को या हमारे माइनॉरिटी की जो मखसूस सीट्स हैं वो हर सूबे में से एक एक सीट यानी 4 सीट्स ये हो गई। तो ये टोटल सीट्स बन गई 104। देन कम्स द नेशनल असम्बली, लोअर हाउस या ईवान ज़री। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सीट्स कैसी हैं? नेशनल असम्बली, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको अगर हम देखें तो इसमें 342 सीट्स हैं और ये 5 ईयर्स के लिए मुंतखब होता है। और नेशनल असम्बली में जो है एनी सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 25 इज़ एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असम्बली। यहाँ पर जो नेशनल असम्बली का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज़ मोस्ट पावरफुल एंड डिग्निफाइड ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक। ही इज़ द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द नेशनल असम्बली। ये 5 साल के लिए मुंतखब होती है और इसमें जो सीट्स हैं वो हर सूबे को अलग अलग मिली हैं। जैसे प्रोविंस ऑफ पंजाब उनकी सीट्स हैं 183, सिंध की है 75, खैबर पख्तूनख्वा की सीट्स हैं 43, बलूचिस्तान की सीट है 17, फाटा की 12, वफाकी दारुल हुकूमत की 2 और माइनॉरिटीज़ के 10 हैं। तो सेनेट के मेंबर्स आपस में ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं और जबकि कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। अब आते हैं हम फेडरल जुडिशरी की तरफ। फेडरल जुडिशरी जो है उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर हम देखें तो अदलिया के पूरे निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। All persons and institutions operating within the state of Pakistan fall within the jurisdiction of Supreme Court. The Supreme Court is composed of one Chief Justice and a number of judges. The Chief Justice is appointed by the President, जो कि आपने President के इख्तियारात में देख लिया कि the Chief Justice is appointed by the President और जो और judges हैं that are appointed by the President with the consultation of the Chief Justice. Judges of the Supreme Court have full security of the service, ठीक है। इसके बाद हमारे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं जो कि हमारे चारों सूबों पे हैं, ठीक है। 4 हाई कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल द 4 प्रोविंसेस। हाई कोर्ट्स का फंक्शन करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हमारा आ जाता है मुहतसिब आला। मुहतसिब आला को अगर हम देख लें तो इसमें है टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और नज़्म नस्क में रिश्वतताली और जो दूसरी धांधली है उनकी खातिर वफाकी सतह पर मुहतसिब आला मुकर्रर किया गया है। फिर है हमारे फेडरल रिलीजियस कोर्ट्स। फेडरल रिलीजियस कोर्ट्स जो है इसके अपॉइंटमेंट में आ जाता है कि प्रेसिडेंट हिमसेल्फ अपॉइंट द जस्टिस ऑफ द फेडरल रिलीजियस कोर्ट्स। चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस आर अपॉइंटेड फॉर 3 years बट इट इज़ द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट देम अगेन। हमारे लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। लोअर कोर्ट्स जो हैं फॉर सिविल क्रिमिनल केसेस देयर आर सेपरेट कोर्ट्स इन पाकिस्तान जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल जिसमें शामिल हैं। अब आ जाता है हमारी सूबाई हुकूमतें। सूबाई हुकूमतें जिस तरह प्रोविंस में हमारा सेंटर में हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट यानी सदर, उस तरह सूबे में हमारा हेड ऑफ प्रोविंस होता है गवर्नर। अब
गवर्नर जो होता है उसकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ईच प्रोविंस इज कॉल्ड गवर्नर. ठीक है, जिस तरह प्रेसिडेंट सेंटर में होता है उस तरह प्रोविंस में गवर्नर होता है. इन ईच प्रोविंस द गवर्नर एंजॉयज द सेम पोजीशन एज द प्रेसिडेंट एंजॉयज इन द सेंटर. ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स में जो है इनका सूबा जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर होता है. इन मेनी इश्यूज द गवर्नर शुड हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम चीफ मिनिस्टर जस्ट लाइक इन द सेंटर. प्रेसिडेंट जो है इज बाउंड टू टेक एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक दैट इन द प्रोविंसेस गवर्नर इज बाउंड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट. ठीक है. Judicial powers while appointing the justices of high courts, president also takes the opinions and advices of the provincial government. Duties during emergency situation, emergency situations में आ जाती हैं. Governor takes control over all the powers which are under other provincial institutions rather than provincial assembly. So in emergency in situations, all the powers of the province resides with the governor. Special powers इनकी होती है कि a piece of legislation passed by the provincial assembly यानी सूबाई assembly takes the force of law only if it has been countersigned by the governor of the province. Promulgating ordinances जिस तरह president promulgate करता है इसी तरह the governor can promulgate ordinances having the force of law in province. फिर हमारा आ जाता है सूबाई लेवल पे द चीफ मिनिस्टर या वजीर आला. जिस तरह सेंटर में हमारा होता है वजीर आज़म, इसी तरह सूबे में हमारा होता है वजीर आला. सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर establishes the provincial cabinet and he appoints ministers in his cabinet. He also contributes different institutes among the minister on the advice of the president. फिर the cabinet is answerable before the provincial assembly for all its acts. Now comes the administrative powers of the chief minister. Chief minister चूँकि leader of the provincial assembly होता है तो almost इसका जो same position होता है just like मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर प्राइम होता है और प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर जो है वो बड़ा होता है. द चीफ मिनिस्टर रन हिज गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ हिज कैबिनेट. लॉ मेकिंग पावर्स और द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर में आ जाता है कि ऑल द प्रोविंशियल मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑल द मीटिंग्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज. Most of the drafts about law making are presented in the assembly by cabinet, which are then approved after the acceptance of the majority group. Financial powers में है कि provincial cabinet presents budget every year in the provincial assembly to plan the domestic income और उसके अखराजात